एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास का 12th चैप्टर और ये पार्ट इस चैप्टर के लिए लास्ट पार्ट होगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टार्टिंग के वीडियोस को लाइन वाइज ना देखते हुए अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्टली जंप करते हैं तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको पहले स्टार्टिंग से पूरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी और यहाँ पर से आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेसन का 4th टॉपिक, जिसका नाम है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945। एग्रेसिव नेशनलिज्म, मिलिट्रिज्म, इंपीरियलिज्म और सीक्रेट अलायंसेस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी कुछ यही रीजंस थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ स्पेशल रीजंस भी थे जिसे अब हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे 4th टॉपिक के सबसे पहले सब टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, इंटेंसिटी ऑफ द टर्म्स। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1919 में एक पीस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर कई सारी कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया और 32 कंट्रीज़ ने इसे अटेंड भी किया था, जिसमें से यूएसए, यूके, फ्रांस, इटाली जैसी कंट्रीज़ भी थी। लेकिन डिफीटेड कंट्रीज़ जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, इन कंट्रीज़ को इनवाइट नहीं किया गया था। जर्मनी को वीक करने के लिए ट्रीटी ऑफ वर्सलिस ने जर्मनी पर कई सारी पेनाल्टीज इम्पोज की, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सारे जितने भी वॉर का कंपनसेशन था जर्मनी को पे करना था। सेकेंडली यहाँ पर जितने भी जर्मनी की कॉलोनीज़ थी जो अफ्रीका में थी वो उनसे वापस ले ली गई। नेक्स्ट यहाँ पर उनकी आर्मी स्ट्रेंथ जितनी भी थी उससे कम कर दिया गया, यानी कि अगर उनकी आर्मी स्ट्रेंथ 1 लाख के आसपास थी तो उसे 90,000 तक कर दिया गया था। उनकी नेवी स्ट्रेंथ को भी कम करने के लिए यहाँ पर सबमरीन्स और 6 बैटल शिप्स जो कि टन्स ऑफ वेपन्स एक्सपोर्ट कर सकती थी उन्हें यूज़ करने से जर्मनी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब जर्मनी के लोग जो ये सब चीज़ें सह रहे थे उन पर ये सारी चीज़ें थोपी जा रही थी, इसीलिए जर्मनी के लोग अब इन रूल्स और रेगुलेशंस की रेस्पेक्ट नहीं करते थे और ना ही इन डिसीजंस के लिए वो अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस ने फ्यूचर में होने वाले वॉर्स को प्रिवेंट करने के लिए लीग ऑफ नेशंस को एस्टैब्लिश किया था। यूएस के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ये बहुत ही एक्टिव मेंबर थे लीग ऑफ नेशन के एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पर, लेकिन यूएस कांग्रेस ने लीग ऑफ नेशन का हिस्सा यानी कि एक मेंबर बनने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से यूएसए लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बन पाया। रशिया और जर्मनी को तो इनके मेंबर्स बनने के लिए इन्वाइट भी नहीं किया गया था। लीग ऑफ नेशंस में टोटली 58 मेंबर्स थे और ये सारी कंट्रीज़ यही चाहती थी कि इनके बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं इसे ये लीग नेगोशिएट करके आपस में सेटल करे। और लीग ऑफ नेशंस ने भी इन कंट्रीज़ के बीच में हो रहे डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए अपना एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना लिया था। लेकिन सब इतने सारे प्रोमिसेस होने के बाद भी जर्मनी, जापान और इटाली को दूसरे कंट्रीज़ पर हमला करते टाइम, अटैक करते टाइम पर लीग ऑफ नेशंस रोकने में नाकामयाब रही। जर्मनी को तो इन्वाइट किया ही नहीं था मेंबर बनने के लिए, और इटाली और जापान जो कभी लीग ऑफ नेशन का हिस्सा हुआ करते थे वो लोग भी कुछ एग्रीमेंट के चलते, कुछ डिसएग्रीमेंट्स के चलते हुए, कुछ डिस्प्यूट्स के चलते हुए ये लोग भी लीग ऑफ नेशन से अलग हो चुके थे। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है जर्मन चैलेंज टू वेगिंगफुल डोमिनेंस। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद विनिंग कंट्रीज़ ने जर्मन्स को इनके मिलिट्री, इकोनॉमी और टेरिटरियल बेसिस पर वीक करने की कोशिश की। इन सब चीज़ों ने जर्मन्स के बदले की आग को जैसे फ्यूल ही दे दिया था, जिसके बाद जन्म हुआ नाज़ी पार्टी का। और नाज़ी पार्टी ने अपनी सारी पुरानी टेरिटरीज़ को रीस्टोर करने के बारे में सोचा और इसे रिक्लेम करने के लिए उन लोगों ने भी कुछ वॉर स्टार्ट किया। नाज़ी पार्टी के अंडर जर्मन्स ने अपने इंडस्ट्रीज़ को फिर से स्टार्ट किया, अपने इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव किया, अपने कंट्रोल को, जितना भी यूरोप में इनका कंट्रोल था उसे रीस्टोर किया और अपनी मिलिट्री को रीबिल्ड किया अगले होने वाले वॉर्स के लिए। बढ़ते हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फियर फ्रॉम सोशलिज्म एंड रशिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में लोगों का माइंडसेट चेंज होने लगा था। लोग सोशलिज्म और कम्युनिज्म के आइडियोलॉजीज़ को मानने लगे थे। 1917 के रेवोल्यूशन के बाद रशिया भी एक कम्युनिस्ट स्टेट बन चुका था और फिर 1922 में रशिया यूएसएसआर बन गया। और यूएसएसआर बनने के बाद इनकी गवर्नमेंट का सबसे पहला स्टेप यही था कि ये लोग रशिया को वॉर में पार्टिसिपेट करने से रोके और पीसफुल नेगोशिएट करना स्टार्ट करें।
लेकिन कुछ यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि ब्रिटेन नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। इन्हें डर था कि अगर यूएसएसआर ने कुछ भी किया तो शायद हवा फैलेगी और इनकी कंट्री में भी कुछ ऐसे ही रेवोल्यूशंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए इन चीज़ों को रोकने के लिए इन लोगों ने एक नई पॉलिसी निकाली जिसका नाम था अपीजमेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी में इन लोगों ने हिटलर और नाजी पार्टी को इनके सपोर्ट में आने के लिए सजेस्ट किया। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिटलर को प्लीज़ करना चाहते थे ताकि हिटलर का और नाजी पार्टी का इन्हें सपोर्ट मिले यूएसएसआर के अगेंस्ट जाने के लिए। नेक्स्ट सब टॉपिक है इमीडिएट कॉज। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई 1 सितंबर 1939 में, जहां पर ऑफ कोर्स इसकी शुरुआत की थी जर्मनी के हिटलर ने पोलैंड में घुसकर वहां पर वॉर स्टार्ट किया था। वो रीज़न ये था कि हिटलर को वहाँ का एक डार्जिलिंग पोर्ट चाहिए था जो कि पोलैंड ने इसे सरेंडर करने से इनकार कर दिया था। हिटलर को लगा था कि ये बहुत ही आसान और छोटा सा वॉर होगा जिसे जीतकर वो लोग जल्दी से निकल जाएंगे, लेकिन हिटलर को इस बात का पता नहीं था कि यहाँ पर पोलैंड का डिफेंस पैक्ट ब्रिटेन और फ्रांस के साथ है। डिफेंस पैक्ट का मतलब ये होता है कि एक एग्रीमेंट आप इसे समझ सकते हैं जिसमें हम एग्री करते हैं कि हमारे साथ की जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिसमें उन्हें अगर कभी भी मिलिट्री पावर्स की ज़रूरत पड़ी तो हम उन्हें हेल्प करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अब इस वॉर का हिस्सा बनते हुए और पोलैंड की हेल्प करने के लिए पहुँच गए ब्रिटेन और फ्रांस। जर्मनी के साथ यहाँ पर जापान और इटाली भी एलीज बन गए और ये लोग एग्रेसिवली पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज़ पर घुसकर वॉर करना स्टार्ट करने लगे, जिसकी वजह से ये ग्लोबल वॉर बन गया। और जापान ने 1941 में यूएसए के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, जिसकी वजह से यूएसए को भी इस वॉर में घसीट लिया गया। अब यूएसए और यूएसएसआर ने अपनी खुद की अलायंस बनाई अगेंस्ट एक्सेस पावर्स। नेक्स्ट सब टॉपिक है द डिफीट एंड द एंड। तो वर्ल्ड वॉर 2 का टर्निंग पॉइंट आया इन द ईयर 1943, जहां पर बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में जर्मन आर्मी को रशियन आर्मी यानी कि सोवियत आर्मी ने हरा दिया, जिसके बाद इन्हें तो अपनी कंट्रीज़ में हीरोज़ की तरह स्वागत किया गया, लेकिन जर्मनी को इन लोगों ने कॉन्क्यूर कर लिया, जिससे बचने के लिए हिटलर और उसके क्लोज जितने भी एसोसिएट्स थे उन सभी लोगों ने सुसाइड कर ली। जिसके बाद अब जर्मनी के 2 अलग अलग हिस्से किए गए। पहला हिस्सा था जर्मनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक GDR जो कि सोवियत कंट्रोल में था। नेक्स्ट हिस्सा था फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी FRG जो यूएसए के अंडर था। यहाँ पर एशिया में जापान ने भी यूएसए को सरेंडर कर दिया था अपनी 1945 में हुई हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग के बाद, जिसके बाद वॉर तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो ही गया था और जितने भी नाजी पार्टी के लीडर्स जिन्हें कैप्चर कर लिया गया था उन्हें ट्रायल के लिए डाल दिया गया, जिसके कुछ दिनों के बाद बस कुछ ही लोगों को डेथ सेंटेंस मिली, जिसे हम लीनियंसी भी समझ सकते हैं। लेकिन अब इन 2 विनिंग कंट्रीज़ का मोटो था इन 2 लूजिंग कंट्रीज़ के गिरती हुई इकोनॉमी को संभालना, जिसके लिए यूएस ने मार्शल प्लान को इंट्रोड्यूस किया जिससे कि इनकी इकोनॉमी में थोड़ी बेहतरी आए। और यहाँ पर यूएसएसआर ने दूसरे ईस्टर्न यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज़ थे उन्हें रिवाइव करवाने की कोशिश की। तो हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है 5th टॉपिक, जिसका नाम है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर्स का पॉलिटिक्स, सोसाइटी और इकोनॉमी पर बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर 20th सेंचुरी, हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी तो इनकी एक नाइटमेयर की तरह ही बीती है। होप्स तो उन्हें यूएनओ की एस्टैब्लिशमेंट के बाद मिली और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कई सारे कॉलोनियल रूल्स एंड हो गए, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटाली। कभी ये लोग दूसरी कंट्री को अपनी कॉलोनीज़ बनाते थे जो कि अब इनसे अलग हो चुकी थी और वो कॉलोनीज़ थी 1950 तक जिन्हें इंडिपेंडेंस मिली, जैसे कि इंडिया, चाइना, इजिप्ट, इंडोनेशिया एक्सेट्रा। ये लोग अब कॉलोनीज़ से हटकर खुद इंडिपेंडेंट हो चुके थे। और वॉर से पहले ब्रिटेन जो कि मोस्ट पावरफुल कंट्री हुआ करता था, वर्ल्ड वॉर होने के बाद एक सेकेंडरी पावर बन के रह गया, क्योंकि वर्ल्ड में अब 2 न्यू पावर्स इंट्रोड्यूस हुए थे जो कि है यूएसए और यूएसएसआर यानी कि रशिया। यूएसएसआर जिसने हिटलर की वजह से इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फेस किया था, अब अपनी इकोनॉमी को रिबिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था इस कंट्री ने, जिसके बाद कंट्री ने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ और चाइना के साथ मिलकर एक सोशलिस्ट कैंप बनाया। सोशलिस्ट कैंप को आप एक ग्रुप की तरह देख सकते हैं जहाँ पर सभी लोग एक ही मेंटालिटी के होते हैं और ये सभी लोग कम्युनिस्ट थे और अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एनॉर्मस ह्यूमन लॉस्ट।
जहाँ पर वॉर्स होते हैं वहाँ पर डेथ्स तो ऑब्वियसली होती ही हैं। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों में ही बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमन लॉस यानी कि ह्यूमन डेथ्स और इंजरीज हुई थी, जिसमें से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑलमोस्ट 10 मिलियन लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 75,000 इंडियन सोल्जर्स थे। ये वो सोल्जर्स थे जो कि ब्रिटेन की तरफ से वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 20 to 25 मिलियन पीपल की डेथ हुई थी, जिसमें से ऑलमोस्ट सभी लोग 40 ईयर्स के अंडर थे। इन सब वॉर्स में इतना डिस्ट्रक्शन हुआ कि वॉर्स ख़त्म होने के बाद में भी आज भी वर्ल्ड एक कांस्टेंट फियर में जीता है कि अगर एक्सीडेंटली भी कुछ ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल हो गया तो इससे दुगना भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एसर्टेड। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया था कि अगर इनकी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होगी तो इनके ऊपर डेंजर तो बना ही रहेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कई सारे मेजर एम्पायर्स का एंड हो चुका था, जैसे कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, रशियन, ओटोमन और जर्मन एम्पायर। और यहाँ पर ओटोमन एम्पायर को टर्की ने रिप्लेस कर दिया था, जर्मनी को भी इंडिपेंडेंस अपनी मिल चुकी थी और रशिया में भी रेवोल्यूशंस हो गए थे। जिसके बाद यहाँ पर जितनी भी उनकी कॉलोनीज़ थी उन लोगों ने अपने आप की सेल्फ गवर्नेंस स्टार्ट कर ली थी वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ही। और वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होते होते ये कंट्रीज़ भी इंडिपेंडेंट बन गई, जिसमें से कुछ न्यू कंट्रीज़ का क्रिएशन हुआ, जैसे कि अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जितने भी एम्पायर्स का एंड हुआ था, जैसे कि ऑस्ट्रो हंगेरियन, रशियन, ओटोमन और जर्मन एम्पायर्स, इन सबको मैप से हटाने के लिए यहाँ पर ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप के मैप को नेशनैलिटी, इकोनॉमिकल वायबिलिटी और मिलिट्री के बेसिस पर रीड्रॉ किया गया। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी जितनी भी एक्स कॉलोनीज़ थी वो इंडिपेंडेंट हो गई थी, तो इसीलिए मैप को रीड्रॉ करा गया। नेक्स्ट सब टॉपिक है एनफ्रांचिसमेंट ऑफ वुमेन। इतना तो हम सभी जानते हैं कि कैसे अपने पॉलिटिकल राइट्स को मांगने के लिए वुमेन्स हर कंट्री में अलग अलग समय पर प्रोटेस्ट और स्ट्रगल करती आई हैं। तो यहाँ पर जितनी भी ब्रिटेन की लेडीज़ थी वहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग वॉर्स के चलते हुए सभी चीज़ें जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और सर्विसेज को यही लोग संभाल रही थी। क्योंकि यहाँ पर मैन बैटल फील्ड्स में थे तो यहाँ पर वुमेन्स की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। फैक्ट्रीज, शॉप्स, ऑफिसेस, स्कूल्स और वॉलंटरी सर्विसेज में, हॉस्पिटल्स में। तो यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग वॉर्स जैसे चल रहे थे तो ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पर औरतों ने ही दिया है अपने स्टेट को संभालने के लिए, जिसके बाद औरतों के अंदर एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ चुका था कि ये लोग भी अपनी कंट्री के लिए और अपनी फैमिली के लिए ब्रेड विनर्स बन सकती हैं। जिसके बाद इन लोगों ने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया, अपनी वॉइस रेस की और फाइनली 1918 में इन लोगों को अपना सबसे इम्पॉर्टेंट राइट यानी कि राइट टू वोट मिल गया। तो हमारा आज का लास्ट सब टॉपिक है न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। यहाँ पर यूएनओ को हम अपनी पूरी वर्ल्ड की गवर्नमेंट भी मानते हैं 4 बेसिस पर। सबसे पहले कि प्रिवेंटिंग पीस, नेक्स्ट अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स, और थर्ड रिस्पेक्टिंग इंटरनेशनल लॉस, और फोर्थ प्रमोटिंग सोशल प्रोग्राम्स। यूएनओ पर कई सारे इल्ज़ाम भी लगे थे कि ये रशिया, यूएसएसआर यानी कि और यूएसए के लिए एक टूल है, इन पावर्स के लिए टूल है अपनी गवर्नमेंट पूरी वर्ल्ड पर चलाने का, जिसके बाद भी सो फार ये लोग पीस को मेंटेन कर पाए हैं, वॉर्स को प्रिवेंट कर पाए हैं और स्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में ये लोग अभी तक भी रखते हुए आ रहे हैं। इसके अंदर कई सारी अलग अलग एजेंसीज़ भी काम करती हैं, जैसे कि यूनिसेफ, WHO, ILO एक्सेट्रा। इसके बारे में आप लोग डिटेल में अपने 19th चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसे हम जल्द ही डालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।